प्रेम सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ध्यान से सुनना क्योंकि आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। आज हम लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमी मतलब जीव जगत में विविधता और वर्गीकरण, इसके जो नोट्स है ना उनको पूरी तरह से डिकोड करेंगे। और ये कोई नॉर्मल साधारण डिस्कशन नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, नीट और सीयूईटी के लिए एकदम मास्टर क्लास है। सही कहा। और स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आज हम हर एक कॉन्सेप्ट को ना क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है, रटना कुछ भी नहीं है। एकदम सही। तो चलिए नोट्स की पहली लाइन से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार। और आगे एक डेटा है कि अब तक ज्ञात जातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। राइट। तो इसका सिंपल मतलब समझो, जैसे जैसे हम मतलब इंसान नए नए एरिया का अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन करते हैं ना, तो हमें लगातार नए जीव मिलते जाते हैं। मतलब ये फाइनल नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ वो नंबर है जिन्हें हम आज पहचान चुके हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये 1.7 से 1.8 मिलियन वाला डेटा नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसको याद रखना। ओह, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। पर मुझे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आ रही है यहाँ। हाँ, कैसी प्रॉब्लम? मतलब लोकल नाम तो जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं ना। हाँ। इससे तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होता होगा। जैसे हमारी नॉर्मल गौरैया, उसको कोई चिड़िया कहता है, कोई हाउस पैरो कहता है। तो साइंस में इसका पक्का इलाज क्या है? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसीलिए हमें नॉमेनक्लेचर यानी नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी। अच्छा। हाँ, इसका मकसद था हर जीव का एक स्टैंडर्ड नाम रखना। पर एक चीज है, नाम रखने से पहले आती है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। बिना पहचाने आप नाम नहीं रख सकते। मतलब पहले जीव को डिस्क्राइब करो फिर नाम दो। एग्जैक्टली। जैसे तुमने गौरैया बोला ना, तो उसका साइंटिफिक नाम तय किया गया, पासर डोमेस्टिकस। हाँ। अब पूरी दुनिया में उसे इसी नाम से जानेंगे। वाओ। और ये नाम तय कौन करता है? इसके लिए संस्थाएं हैं। पौधों के लिए है ICBN और जानवरों के लिए ICZN। इनके फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ज्यादा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनी पौधों के लिए और जू जानवरों के लिए। सिंपल। बिल्कुल। हाँ। तो अब आते हैं नाम रखने के तरीके पर। यहाँ नोट्स में कैरोलस लीनियस यानी कैरोलस लीनियस का नाम है। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति दी थी। लिखा है कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं, वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे मैंजिफेरा इंडिका। सही। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक ही नाम कैसे लिखते हैं। मतलब क्या इसके कुछ बहुत सख्त नियम है? हाँ, इसके यूनिवर्सल रूल्स हैं। इसका सिंपल मतलब समझो, जैसे हमारा नाम और सरनेम होता है ना, हाँ। वैसे पहला रूल है कि भाषा हमेशा लैटिन होगी और अक्षर इटैलिक्स में यानी तिरछे होंगे। लैटिन ही क्यों? कोई और भाषा क्यों नहीं? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसमें अब बदलाव नहीं होते, तो नाम हजारों साल तक सेम रहेंगे। ओ, स्टेबिलिटी के लिए। ग्रेट। और बाकी रूल्स? दूसरा रूल, पहला शब्द हमेशा जीनस होगा और दूसरा स्पीशीज। तीसरा रूल, जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीशीज का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर से। जैसे मैंजीफेरा का M कैपिटल और इंडिका का I स्मॉल। एग्जैक्टली। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम नोटिस करोगे कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे हाथ से लिखते समय एक बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती? वो अंडरलाइन करना भूल जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। रूल ये है कि जब आप हाथ से लिखेंगे तो जेनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। छपाई में तो वो इटैलिक्स हो जाते हैं। अच्छा, हाथ से लिखने पर अंडरलाइन, ये तो पक्का याद रखना पड़ेगा। और एक जगह लिखा है मांजीफेरा इंडिका लिन। ये लिन क्या है? लिन का मतलब है लिनायस। मतलब इस स्पीशीज को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। नोट्स में है कि जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया। राइट। और इसमें लिखा है कि आधुनिक वर्गीकी के आधार सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि बाह्य और आंतरिक रचना, कोशिका विकास प्रक्रम और पारिस्थितिकी सूचनाएं भी हैं। बिल्कुल।
पुराने जमाने में सिर्फ बाहर से देख के बांट देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब हम सेल स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन सब देखते हैं। टैक्सोनॉमी के 4 मेन स्टेप्स होते हैं। ओके, कौन कौन से? इन्हें क्रम में याद रखना स्टूडेंट्स। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नॉमेनक्लेचर। मतलब पहले कैरेक्टर जानो, फिर पहचानो, फिर क्लासिफाई करो और लास्ट में नाम रखो। परफेक्ट। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बॉक्स भी है, इसमें सिस्टमैटिक्स के बारे में है। लिखा है विकासशील संबंधों का अध्ययन, और ये लैटिन शब्द सिस्टमा से बना है। इसमें लिनियस की किताब सिस्टमा नेचुराe का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब हम टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशन यानी जीवों के पूर्वज कौन थे इसको भी जोड़ देते हैं ना, तो वो सिस्टमैटिक्स बन जाता है। और स्टूडेंट्स, सिस्टमा नेचुराe किताब का नाम याद रखना, ये डायरेक्ट आता है। चलिए अब आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी वर्गीकी समवर्ग पर। इसे एक सीढ़ी या हायरार्की के रूप में दिखाया गया है। हाँ, इसको एक सीढ़ी की तरह ही समझो। इसमें जो हर एक स्टेप या लेवल होता है ना, उसे टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन, कोई एग्जांपल? जैसे मान लो कीड़े या इंसेक्ट्स। अगर किसी जीव में 3 जोड़ी संधिपाद मतलब 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, तो ये एक फिक्स कैरेक्टर हो गया। तो वो जीव पक्का कीटों के टैक्सा में आएगा। अच्छा, तो ये कैटेगरी हो गई। तो चलिए इस सीढ़ी के सबसे निचले और मौलिक पायदान से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है जाति यानी स्पीशीज, जिसमें मौलिक समानता होती है। इसका सिंपल मतलब समझो। स्पीशीज वो ग्रुप है जहां जीव आपस में सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। हम आकारिकीय विभिन्नता यानी बाहरी बनावट के अंतर से एक जाति को दूसरी से अलग कर सकते हैं। जैसे आम और आलू। बिल्कुल, आम है मैंजीफेरा इंडिका और आलू है सोलानम ट्यूबरोसम। दोनों अलग जातियां हैं। जानवरों में देखो, शेर का नाम है पैंथेरा लियो, इसमें लियो उसकी जाति है। और मानव का उदाहरण ले तो होमो सेपियंस, इसमें सेपियंस हमारी जाति है। ओके, अब सीढ़ी में थोड़ा ऊपर चलते हैं। वंश यानी जीनस। इसके नोट्स में है समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह, मतलब जो जातियां मिलती जुलती हैं उनका ग्रुप। एग्जैक्टली। अब देखो, आलू, टमाटर और बैगन बाहर से अलग दिखते हैं ना? हाँ बिल्कुल, टेस्ट भी अलग है। पर इनके फूलों और जनन अंगों में बहुत समानताएं हैं। इसलिए इन तीनों को एक ही वंश सोलेनम में रखा गया है। ओ, मतलब अलग अलग स्पीशीज पर जीनस एक। जानवरों में भी ऐसा होता है क्या? हाँ, शेर यानी पैंथेरा लियो, तेंदुआ यानी पैंथेरा पार्डस और बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस, ये तीनों अलग जातियां हैं, पर इनमें इतनी समानताएं हैं कि ये सब एक ही वंश पैंथेरा में आते हैं। और बिल्ली? बिल्ली भी तो शेर जैसी दिखती है। पर बिल्लियों का वंश बिल्कुल अलग है, उसे फेलिस कहते हैं। अच्छा, तो बिल्ली फेलिस हो गई और शेर पैंथेरा। अब अगली सीढ़ी है कुल यानी फैमिली। लिखा है संबंधित वंशों का समूह। हाँ, और स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पौधों में कुल का वर्गीकरण किस बेस पर होता है? किस बेस पर? यह है कायिक यानी वेजिटेटिव और जनन गुणों यानी रिप्रोडक्टिव फीचर्स, दोनों पर आधारित होता है। जैसे सोलेनेसी फैमिली, इसमें सोलानम, पेटूनिया और डिट्यूरा, इन तीनों अलग अलग वंशों को एक साथ रखा गया है। और जानवरों के केस में अभी आपने बताया था कि बिल्ली का जीनस फेलिस है और शेर का पैंथेरा। राइट, पर जब हम फैमिली लेवल पर आते हैं तो फेलिस और पैंथेरा दोनों मिलके एक ही फैमिली बनाते हैं, फेलिडे। विच सच में, मतलब शेर और बिल्ली एक ही फैमिली के हैं? बिल्कुल। पर क्या कुत्ते इस फैमिली में आएंगे? नहीं, कुत्तों के कैरेक्टर्स अलग हैं तो उनकी फैमिली अलग है, जिसे कैनिडे कहते हैं। तो बिल्लियां फेलिडे में और कुत्ते कैनिडे में। यार, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं समानताएं कम हो रही हैं। सही कहा ना? एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो अगला स्टेप है ऑर्डर यानी गण। इसमें लिखा है इसमें समान लक्षण कुल की अपेक्षा कम होते हैं। जैसे पौधों में पुष्पी लक्षणों के आधार पर कॉन्वोल्वोलेसी और सोलेनेसी कुलों को एक ही ऑर्डर में रखा गया है, जिसे पॉलिमोनियल्स कहते हैं। और जानवरों में वो कुत्ता और बिल्ली वाली फैमिलीज। हाँ, फेलिडे और कैनिडे दोनों अलग फैमिलीज हैं, लेकिन दोनों मांसाहारी हैं। उनके दांत मांस फाड़ने के लिए बने हैं। इस बेस पर दोनों को एक ही ऑर्डर में रख दिया, कार्निवोरा। वाओ, कुत्ता और बिल्ली अलग फैमिली पर सेम ऑर्डर। अब वर्ग यानी क्लास पर आते हैं। यहाँ तो और अजीब कॉम्बिनेशन है। क्या हम बंदर और बाघ को सेम ग्रुप में रख सकते हैं? यही तो टैक्सोनॉमी का मैजिक है। बंदर आते हैं प्राइमेट्स ऑर्डर में और बाघ आते हैं कार्निवोर्स में। दोनों बिल्कुल अलग है। हाँ,
लेकिन दोनों में बाल होते हैं और दोनों स्तनधारी हैं, मतलब बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस एक बड़े कॉमन फीचर की वजह से दोनों एक ही वर्ग यानी क्लास में आ गए, मैमेलिया। क्या बात है, मतलब बंदर, बाघ और हम इंसान भी सब मैमल्स हैं। अब इसके ऊपर है फाइलम, जंतुओं के लिए और पौधों के लिए डिवीजन। हाँ, नाम याद रखना, जानवरों के लिए हम फाइलम बोलते हैं और पौधों के लिए डिवीजन। अब जानवरों में चाहे मछली हो, मेंढक हो, सांप हो या हम मैमल्स हो, हम सब फाइलम कॉर्डाटा में आते हैं। कॉर्डाटा क्यों? क्योंकि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। ये बेसिक फीचर हम सब में सेम है। और फाइनली सबसे ऊंचे पायदान पर है किंगडम, यानी जगत। सारे जानवर एनिमेलिया में और सारे पौधे प्लांटे में। राइट, और इसका सिंपल मतलब समझो, यहाँ एक पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे हम नीचे स्पीशीज से ऊपर किंगडम की ओर जाते हैं ना, समान गुणों में कमी आती जाती है, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। मतलब स्पीशीज में सबसे ज्यादा समानता और किंगडम में सबसे कम। एग्जैक्टली। और इसीलिए उच्च स्तर पर जीवों के बीच संबंधों का निर्धारण बहुत कठिन हो जाता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पक्का आता है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखना। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक मास्टर रिकैप करने का समय आ गया है। नोट्स के एंड में एक मास्टर वर्गीकरण तालिका यानी मास्टर टैक्सोनॉमिक सिंथेसिस टेबल दी हुई है। ओहो, ये टेबल तो बोर्ड्स और नीट के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। इसमें 4 उदाहरण हैं: इंसान, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं। सबसे पहले इंसान और मक्खी को देखते हैं। देखो, दोनों जानवर हैं तो किंगडम तो एनिमेलिया हो गया। राइट। पर इंसान का फाइलम है कॉर्डाटा और मक्खी का है आर्थ्रोपोडा। इंसान की क्लास है मैमेलिया, मक्खी की है इंसेक्टा। दोनों बिल्कुल अलग अलग। हाँ, इंसान का ऑर्डर है प्राइमाटा और मक्खी का डिप्टेरा। फैमिली की बात करें तो इंसान होमिनिडे है और मक्खी मस्किडे। और साइंटिफिक नाम तो हमें पता ही है, इंसान का होमो सैपियंस और मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। अब पौधों में देखें आम और गेहूं। दोनों प्लांटे किंगडम के हैं और दोनों फूल देते हैं, तो डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म में। पर क्लास में फर्क है। आम डाइकोटिलेडोने है और गेहूं मोनोकोटिलेडोने है। ऑर्डर भी अलग होंगे फिर? बिल्कुल। आम का ऑर्डर है सैपेंडालेज और गेहूं का पोएल्स। फैमिली में आम है एनाकारिएसी और गेहूं है पोएसी। और साइंटिफिक नाम? आम का मैंगजीफेरा इंडिका और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। स्टूडेंट्स, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या इसे दिमाग में छाप लो, क्योंकि मिलान करने वाले यानी मैच द फॉलोइंग सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमने एक अकेली जाति से लेकर पूरे विशाल जगत तक का सफर तय किया, कैरोलस लीनियस के रूल से लेकर पूरी टैक्सोनॉमिक सीढ़ी तक। और आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए वेरी गुड। अगर आप ऐसे ही हर कॉन्सेप्ट को लॉजिक से समझेंगे ना, तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं लगेगा। जाते जाते एक बात सोचिएगा, हमने देखा कि पदानुक्रम में ऊपर जाने पर समानताएं कम होती जाती हैं। कल को अगर हमें समुद्र की गहराइयों में या किसी दूसरे ग्रह पर कोई ऐसा जीव मिल जाए जो आधा पौधा हो और आधा जानवर, तो हमारी ये वर्गीकी विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी उसे किस किंगडम या फाइलम में रखेगी? क्या हमें कोई नई सीढ़ी बनानी पड़ेगी? आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छे से रिवीजन करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।